जय हिंद आप सभी को। तो हम जो आपके साथ टॉपिक को लेके चल रहे थे, भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में मैंने आपको जानकारी देती थी, भारत के नामों के बारे में बताया था कि कौन कौन सा नाम किस वजह से पड़ा। और मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया था कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनके साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। हमने आपको भारत के स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी बताया था। हमने आपको उन सब चीजों के बारे में बताया था कि इनके साथ हमारे संबंध, इनके साथ हमारी जो बाउंड्री है उसके क्या नाम है, किस बाउंड्री को पाकिस्तान कहता है ये बाउंड्री ठीक है, किस बाउंड्री को पाकिस्तान कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, और पाकिस्तान के साथ हमारी कौन कौन सी बाउंड्री लगती है, चाइना के साथ हमारी कौन सी बाउंड्री है, कब बांग्लादेश अलग हुआ था, कब बांग्लादेश का जन्म हुआ, किसने बांग्लादेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। उन सभी विषयों पर चर्चा की थी मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में। अब हम भारत की आपको ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे कि किस जो स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, समुद्री सीमा की लंबाई क्या है, कौन किस बिंदु को भारत की जो किस क्षेत्र में भारत है, जो अधिकतम सीमा भारत की है वो कहां तक है, उन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा करेंगे वो आप भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की सिचुएशन कहां पे है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होते हैं ये देशांतर, किस तरीके से भारत इन अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है, उन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। एक बार भारत के मैप को बना लेते हैं आपके साथ और फिर देखते हैं किस तरीके से भारत कहां कहां पे क्या सिचुएशन है, उन सभी चीजों को देखते हैं। आप भी मैप को बनाने की कोशिश करिएगा और आप कोशिश करें कि आप जो मैप बनाएं वो हमारी तरीके से, हम तो इतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, और आप कोशिश करें कि इससे अच्छा मैप बनाएं। मैंने आपको बताया था कि कहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी बाउंड्री की रक्षा करती है, कहां पर बीएसएफ रहती है, कहां पर सीआरपीएफ वाले जवान रहते हैं, कहां पर असम राइफल के जवान हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैंने उन सभी विषयों पे लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से वापस जाएं और जाके उस लास्ट लेक्चर को जरूर देखें जाके। तो अगर भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में जाना जाए तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि अक्षांश और देशांतर होती क्या है। तो थोड़ा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ रुख करते हैं और यहां पे जानते हैं। ये आपने इस तरीके से पृथ्वी को इस तरीके से मैंने मान लिया, इस पर आपने कुछ रेखाओं को खिंचा हुआ देखा होगा। इस पृथ्वी पे ये जो रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री। आपने इस पृथ्वी पे कुछ रेखाओं को खिंचा हुआ देखा होगा। सबसे पहले मैं उन्हीं रेखाओं को देखते हैं, उन रेखाओं को, कौन सी रेखाओं को क्या कहते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। इस तरीके से आपने इस पृथ्वी पे कुछ रेखाओं को खिंचा हुआ देखा होगा। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, कौन क्या क्या नाम है इन रेखाओं के, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये जो रेखाएं आपको लेटी हुई रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, ये वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं की संख्या भी बताएंगे कितनी, कौन कौन सी रेखाओं को क्या क्या नाम है इनके, उन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो ये तो जो आपको इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं दिखाई देगी, इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं दिखाई देगी, उन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लैटिट्यूड, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो आपको इस तरीके से लंबी रेखाएं जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। अब मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सर जरूरत हमें इसलिए पड़ी, किसी देश
प्रदेश, द्वीप, महाद्वीप की सिचुएशन के बारे में पता करने के लिए कि वो देश, महाद्वीप, द्वीप किस जगह पे स्थित है, उसकी ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है वो कहां पे है, वहां के समय के बारे में पता करने के लिए, वहां के मौसम को पता लगाने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ी। देशांतर रेखा ने क्या बताया, वहां का समय बताया। अक्षांश रेखाओं ने बाकी जो मौसम है, बाकी जो जलवायु है उसके बारे में बताया कि ये किस क्षेत्र में है और यहाँ पर कौन सी रेखा यहां से गुजरती हुई जाती है और यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। उस देश के बारे में बताया कि ये देश कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये जो रेखाएं आपको जितनी भी लंबी लंबी लाइनें जिस तरीके से खड़ी हुई लाइनें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जितनी भी आपको इस तरीके से इस पृथ्वी पे इस तरीके से लाइनें जो लेटी हुई दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, किसी अक्षांश रेखा बोलते हैं, किसी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि भारत की जो सिचुएशन है, देखो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो अगर इस 0 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री इसे क्यों कहते हैं, 0 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर के साथ, ये पृथ्वी के केंद्र के साथ 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 0 डिग्री कहलाती है। 0 डिग्री के साथ साथ इसे, इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमि से होती है पृथ्वी और भूमध्य, मध्य में पृथ्वी की जो बीचों बीच से जाती है वो सर कहलाती है भूमध्य रेखा। इसी का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है इक्वल, इक्वल से बना हुआ है इक्वेटर। इक्वल मतलब होता है बराबर, और यानी कि जो रेखा इक्वेटर जो है इक्वल करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, इसीलिए इसका नाम है इक्वेटर। और ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, भूगोल की भाषा में से बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी के नाम है 0 डिग्री, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसी के नाम है सभी विषुवत रेखा। इससे ऊपर 90 लाइनें हैं, 90 अक्षांश रेखाएं हैं, इससे नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश जो रेखाएं हैं वे अपने आप में पूर्णवृत्त हैं, पूर्ण सर्किल हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इनकी अगर संख्या, अगर देखो लास्ट में क्या होगा, ये इस तरीके से सर्किल क्रिएट होते चले जा रहे हैं लास्ट तक, लास्ट में आती है सर्किल एक बिंदु का रूप ले लेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन यहां पे होगी, ये भी लास्ट में जाके एक बिंदु का रूप ले लेंगे। ये जो सर्किल इस तरीके से बन रहे हैं ऊपर और नीचे इस तरीके से, ये अपने आप में पूर्ण सर्किल है, इस तरीके से पूर्ण वृत्त हैं। अक्षांश रेखाएं हैं वो अपने आप में पूर्ण वृत्त हैं, और ये सर्किल लास्ट में जाके एक बिंदु का रूप ले लेंगे, और यही बिंदु लास्ट में जाके क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ और नीचे वाला जो हो जाता है वो साउथ हो जाता है। ऊपर वाला जो हो जाता है वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और नीचे का जो 90 डिग्री का जो लास्ट बिंदु बनता है जाके वो पूरा वृत्त ना बन के वो एक बिंदु का रूप ले लेता है, और वही बिंदु कहलाता है ध्रुव। ऊपर वाला जो होता है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव। ऊपर जो रेखाओं की संख्या है वो 90 है, नीचे जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो भी 90 है। ध्रुवों को, जो ध्रुव है इसके, वो एक बिंदु का रूप लेते हैं। अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो इन रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, और ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो 179, 179 इसकी संख्या हो जाएगी। और ध्रुवों को ऐड कर लिया जाएगा, ध्रुवों को जोड़ लिया जाएगा तो इन रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181, 181, यानी कि ऊपर भी 90 नीचे भी 90, और बीच में क्या है इक्वेटर, उसको भी ऐड किया जाएगा। ये रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं अपने आप में पूर्ण सर्किल हैं। इस 0 डिग्री से नीचे का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में है। इससे ऊपर का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब पृथ्वी को मैंने इस तरीके से बांट लिया, मैंने अक्षांश रेखाओं के द्वारा इसे लेटा हुआ काट दिया, बांट लिया मैंने। तब तक आप में से कोई भाई आया, उसने बोला कि सर आपने इस पृथ्वी को इस तरीके से तो बांट दिया, अब क्या मैं इस पृथ्वी को इस तरीके से लंबे लंबे खड़े खड़े भागों में नहीं बांट सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल बांट सकते हो। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं
काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, इनकी कल्पना की गई है। अगर आप ये सोचे कि हम भूमध्य रेखा पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि देखें कहां पे ये रेखा खिंची हुई है, तो ये रेखा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कल्पना कल्पना के तौर पे मान लिया गया है इनको। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो उत्तरी गोलार्ध। तो आपने कहा कि सर आपने इसको लेटा हुआ तो पृथ्वी को बांट दिया है, क्या हम इसे खड़ा खड़ा नहीं बांट सकते? मैंने कहा बिल्कुल बांट सकते, क्यों नहीं बांट सकते। आप में से एक भाई आया, उसने इस पृथ्वी को कहा सर आप इस तरीके से बांटिए। मैंने कहा बिल्कुल बांटेंगे। तो वो जो रेखाएं इस तरीके से, जिन रेखाओं ने पृथ्वी को ऐसा बांटा, वो रेखाएं कहलाई देशांतर रेखाएं। ये वाली रेखाएं, इन रेखाओं की खास बात क्या है, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आके खत्म हो जाती हैं। इससे इस 0 डिग्री से नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी, और इस 0 डिग्री से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी। अब कोई तो रेखा थी जो इसकी मुख्य रेखा हुआ करती थी, वो 0 डिग्री थी। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं को तो मैंने जान लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब हम थोड़ा देशांतर रेखाओं को जानते हैं। फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से भारत की जो सिचुएशन है, किस तरीके से 8 अंश 4 मिनट आप पढ़ते रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि 8 अंश 4 मिनट क्या होता है, 37 अंश 6 मिनट क्या होता है, उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। हम पढ़ के वहां से गुजर जाते हैं, हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता चलती हैं। देखो, ये पृथ्वी थी, मैंने इस पे अक्षांश रेखाओं को खींच लिया था, मैंने इस पे अक्षांश रेखाओं को ले ली थी। ये 0 डिग्री लाइन थी, इसी का नाम भूमध्य रेखा। 0 डिग्री क्यों कहते हैं? पृथ्वी के सेंटर के साथ 0 अंश का कोण बनाती है। ये रेखाएं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं थी, वो अपने आप में पूर्ण सर्कल थी, पूर्ण वृत्त थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पृथ्वी को खड़ा हुआ बांटा इस तरीके से। तो ये जो 0 डिग्री यहां पर जो लाइन मैंने, अभी तो मैंने अक्षांश के लिए 0 डिग्री लिया था, अब यहां पर एक 0 डिग्री लाइन मैंने ली और उस 0 डिग्री लाइन का जो नाम मैंने रखा, वो उसका नाम रखा ग्रीनविच, क्योंकि ये लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाती है, इसी कारण इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। एक मुख्य रेखा मैंने यहां से ले ली 0 डिग्री से, ये ऊपर वाला नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ। अब आपने मैथ्स में, आपने उसमें पढ़ा होगा रीजनिंग में, आपने रीजनिंग में क्या पढ़ा है कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये कौन सा होता है? वेस्ट होता है। इतना तो आपने पढ़ा है। आपने रीजनिंग में ये पढ़ा होगा कि ऊपर जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। अब इस 0 डिग्री के जो मैंने प्रधान यांगोत्तर रेखा ली है, ये जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाती है, इसी को मानक समय रेखा भी कहते हैं। यहां से हमारा टाइम लिया जाता है। इससे पूर्व साइड में जो टाइम लिया जाएगा वो प्लस में होगा और पश्चिम साइड में लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाता है। अब ये 0 डिग्री जो मैंने रेखा ली है, इसके इस साइड जाएंगे तो आपको यहां इसके हिसाब से थोड़ा जाएं तो ये कौन सा वाला हिस्सा पड़ जाएगा? ये ईस्ट पड़ जाएगा। इस साइड में क्या है? ईस्ट। यानी कि इस साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची होंगी, जितनी भी रेखाएं आपको दिखाई देंगी इस साइड में, वो पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, और इस साइड में जो रेखाएं आपको दिखाई देंगी वो कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यानी कि इस पृथ्वी को मैंने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी हर हिस्से में बांट लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हिस्सा पूर्वी है, कौन सा हिस्सा पश्चिमी है। थोड़ा ऐसे बना रहने देते हैं। अब भारत की जो सिचुएशन है उसको देखते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि भारत की जो सिचुएशन है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आठ अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है? वो 68 अंश और 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन है? पूर्वी देशांतर से लेकर और कहां तक है?
97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम इसे रटते रहते हैं, अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हम इसे याद करते रहते हैं कि 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हमें यही समझ में नहीं आता है कि अक्षांश और देशांतर होती क्या है। तो अक्षांश देशांतर तो आप सीख गए। अब थोड़ा इस मैप पे जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और ये पृथ्वी सर, ये 0 डिग्री रेखा मैंने खींची थी। यहां पर भी मैंने एक रेखा को लिया था, उसको भी 0 डिग्री लिया था, प्रधान उत्तर रेखा जो थी, जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से ऊपर जाती है। ऊपर वाला जो हिस्सा था ये नॉर्थ, ये वाला जो हिस्सा था साउथ। अब थोड़ा यहां चलते हैं इस पे। ये मैंने यहां लिखा हुआ है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये दक्षिणी भाग है और ऊपर वाला उत्तरी। इस रेखा से इस साइड का जो हिस्सा है वो कौन सा है? पूर्वी। और इस रेखा से इस साइड का जो हिस्सा है वो कौन सा है? पश्चिमी। इतना तो आपको इतना आप जान गए होंगे। अब यहां मैंने क्या लिखा हुआ है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया कि इस पृथ्वी पर जितनी भी लेटी हुई लाइनें आपको दिखाई देंगी वो सभी लाइनें कैसी होंगी? अक्षांश रेखाएं होंगी। और यहां मैंने क्या लिखा हुआ है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब एक बात तो साफ है, उत्तरी लिखा हुआ है तो ये तो नीचे तो नहीं होगा। इतना तो साफ हो गया है कि ये उत्तरी लिखा हुआ है तो नीचे नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है, नीचे नहीं होगा। उत्तरी होने का मतलब है कि ये जो जगह होगी वो ऊपर ही होगी। इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इससे ऊपर ही होगी। और कितनी होगी सर? 8 अंश 4 मिनट। तो यहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। ये 0 डिग्री है, यहां पर 1 अंश होगा, यहां 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इस तरीके से चलते चले जाएंगे। यहां कहीं जाके मुझे एक रेखा मिलेगी जिसकी जो माप होगी वो होगी 8 अंश 4 मिनट। यहां पर जाके मुझे कोई एक रेखा मिलेगी जिसकी जो माप होगी 8 अंश 4 मिनट। उसकी जो माप होगी वो कितनी होगी? 8 अंश 4 मिनट। और उत्तरी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। अभी भी उत्तरी अक्षांश खत्म नहीं हुआ है, इससे थोड़ा और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 8 अंश तो मुझे मिल गया। अब इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से गिनते चले जाएंगे। यहां कहीं जाके मुझे एक 37 अंश की जो रेखा मिलेगी वो हमें मिलेगी 37 अंश, कितना है? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब एक चीज तो साफ हो गई कि जो भारत की जो सिचुएशन होगी वो कहीं ना कहीं इन दो रेखाओं के बीच में होगी। जो भारत की जो सिचुएशन होगी कहीं ना कहीं वो इन दो रेखाओं के बीच में होगी। ये तो अक्षांशीय स्थिति के बारे में पता चल गया। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं देशांतर रेखाओं को। यहां लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर। जब यहां पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है तो इतना तो साफ हो गया कि इस रेखा से जो मैंने 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है इससे इस साइड का जो हिस्सा है वो पश्चिमी है। अब इससे इतना तो साफ हो गया है कि ये पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है, यानी कि हमें कुछ इस तरफ चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? 68 अंश 6 मिनट। यहां से 0 डिग्री से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिनते चले जाएंगे। यहां कहीं जाके मुझे 68 अंश 6 मिनट की जो रेखा है वो मुझे यहां पर मिलेगी। फिर थोड़ा, अभी ये बात पूरी खत्म नहीं हुई है, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें यहां पे मिलता है 97 अंश और 25 मिनट। तो फिर मैंने यहां से 68 के बाद 69, 70, 71, 72 इस तरीके से काउंट करते चले गए और यहां जाके मुझे जो रेखा थी वो हमें रेखा मिली 97 अंश 25 मिनट। तो तब जाके मुझे पता चला जो भारत की जो सिचुएशन है यहां कहीं इंडिया है। इस तरीके से यहां जाके बनता है इंडिया। ये
ये होती है सिचुएशन, ऐसे पता करते हैं। अब आज से आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तरी अक्षांश यानी 8 अंश 4 मिनट, यानी 8 अंश जो 4 मिनट है वो यहां पर होगा 8 अंश 4 मिनट, और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर की तरफ 37 अंश 6 मिनट, और इधर जो कौन सा होगा 68 अंश 7 मिनट, और ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आज से आप इनकी सिचुएशन को नहीं भूलेंगे। अब इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो सीमाएं हैं उनकी लंबाई क्या है उस विषय पे चर्चा करते हैं थोड़ा। तो सीमाएं, जो इसकी सीमाएं हैं वो देखो, समुद्री सीमा भी है ये वाली, यहां से गुजरात से नीचे ये जो हिस्सा है ये सब समुद्री क्षेत्र की तो है, तो इसकी समुद्री सीमा भी है, स्थलीय सीमा भी है। तो उनकी जो लेंथ है वो क्या है उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है भारत का, वो है 3287 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए, जो इसकी स्थलीय सीमा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है सर 15,200 किलोमीटर। ये यहां से ये वाला पूरा बांग्लादेश से लेते हुए यहां तक समुद्री सीमा की जो लंबाई है सर, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहाँ केरल के सामने यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे लक्षद्वीप बोलते हैं। इस साइड में जो द्वीप हैं उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। इनकी भी सीमा है सर, और इस साइड में लक्षद्वीप की भी सीमा है। तो जो टोटल मिला के है वो हमारे पास कितनी है 7517 किलोमीटर। भारत विश्व का जो क्षेत्रफल है, देखो कोई भी चीज होती है वो अपने आप में कितना होती है, अपने आप में 100% होती है। तो विश्व का भी क्षेत्रफल जो है, एरिया है, वो अपने आप में 100% है। उस विश्व के क्षेत्रफल एरिया का भारत के पास जो हिस्सा है वो कितना है 2.4%। वो कितना है सर 2.4%। सर आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का जो अंतिम बिंदु, ऊपर का जो अंतिम बिंदु है, नीचे का जो अंतिम बिंदु है, इस साइड में जो अंतिम बिंदु है, पूर्वी साइड में, पश्चिमी साइड में, उनकी भी कुछ नाम होंगे सर। हाँ सर, बिल्कुल नाम है उनके। जो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं किबुथु। किबुथु। जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती। उत्तरी जो है उसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और जो यहां पर है, देखो यहां तो सीमा थोड़ी यहाँ छोटी कम, मतलब यहां से जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो यहाँ इससे ज्यादा भी नीचे तक फैले हुए हैं। तो जो लास्ट जो बिंदु पड़ता है यहां पर इंदिरा कौल है, और इसका जो नाम है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा कौल और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
कल मैंने जो आपके साथ जो चर्चा की थी वो की थी मैंने कि भारत के साथ कौन कौन सी जो भारत की जो बाउंड्रियां हैं उनके साथ कौन कौन है, मतलब हमारी जो बाउंड्री पे जो सेनाएं रक्षा करती है, कहां पर कौन सी सेना रक्षा करती है, उस विषय की चर्चा की थी मैंने कल आपके साथ। सर मैंने आपको बताया था कल कि बीएसएफ कहां पे रहती, बीएसएफ जो हमारी सेना है, बीएसएफ पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहां पर रहती है। आईटीबीपी है वो चाइना के पास में जो बाउंड्री है वहां पे रहती है। उन लास्ट लेक्चर को आप जरूर देखें, लास्ट लेक्चर देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता रहेगा कि कहां पर कौन सी जो सेनाएं हैं वो हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं। सीमाओं की लंबाई के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी भारत की, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। सर एक रेखा जो भारत से होकर गुजर की जाती है, यहां से भारत के बीचों बीच से होकर जाती, भारत के बीचों बीच से होकर गुजर की जाती है यहां से इस तरीके से, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर की जाती है। भारत से गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है